जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल पे। आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो है आपका भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन। ये एक्चुअली एग्ज़ामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि आपको अधिकांशतः एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो, विनोबा भाई यूनिवर्सिटी, चाहे BBMKU यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी। काफ़ी ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये, और जिस कारण मैं इसका वीडियो भी बना रहा हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रस्तावना भी जिसको कहते हैं, ठीक है। क्या कि भारतीय संविधान के भाग 3 जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, ठीक है। उन्हीं 22 भागों में जो तीसरा भाग है आपका, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है आपके मूल अधिकार शामिल है, जिसको मौलिक अधिकार भी हम कहते हैं। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के साथ जीवन जीने की गारंटी देते हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य राज्य की शक्तियों को सीमित करना है तथा नागरिकों को मनमानी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट का प्रभाव माना जाता है। यानी जो मौलिक अधिकार है, उसके मुख्यतः जो आपके विचार हैं, जो थॉट्स हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कानून से लिए गए हैं। यानी जो आपका मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है? ये काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार आपको किस देश से लिया गया है, तो वो देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। पहले मूल संविधान में जो था वो 7 मौलिक अधिकार था, परंतु 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ रख दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, और ये शुरू होता है आपका 14 से लेकर 18 तक। हालांकि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो मौलिक अधिकार जो है वो 12 से 35 तक आता है। तो 12 और 13 अनुच्छेद क्या कहता है? यहाँ तो 14 से प्रारंभ है, तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 कहता है कि कोई भी स्टेट जब कानून बनाएगा तो वो दूसरे के मौलिक अधिकारों का ध्यान रखते हुए बनाएगा। यहाँ पर स्टेट से मतलब कोई राज्य नहीं है। स्टेट अपने आप में कोई एक संस्था होती है, जैसे कि मान लो आपका यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मान लो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, तो ये अपने आप में एक स्टेट है। क्योंकि यूनिवर्सिटी कब एग्ज़ाम लेगा, कब उसका रिज़ल्ट निकालेगा, कब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप होंगे, वो किस पर डिपेंड करता है? वो यूनिवर्सिटी के अधिकारियों द्वारा डिपेंड करता है। यहाँ के वाइस चांसलर जो है और अन्य जो अधिकारी जो शामिल हैं, उनके द्वारा ये फिक्स किया जाता है कि कब आखिर सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, कब उनका रिज़ल्ट आएगा। तो ये अपने आप में एक क्या है? स्टेट है, क्योंकि ये स्टेट जो है खुद का कानून बना सकता है। उसी प्रकार कोई मान लो कि आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो वहाँ के डॉक्टरों द्वारा या वहाँ के जो आपका डीन होगा, तो उनके द्वारा जो नियम बनाया जाएगा, तो वो भी अपने आप में एक स्टेट है। लेकिन ये कहता है कि यदि वो अपना एक नियम बनाएंगे तो वो दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। मौलिक अधिकारों का पालन होना चाहिए उसमें, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 जो है कहता है कि आपके मौलिक अधिकार सीमित है, ठीक है। यानी आपके मौलिक अधिकार वहाँ तक मान्य है जहाँ तक दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। मान लो मौलिक अधिकार में से एक अधिकार ये भी है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी आपको कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है। तो आपको कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, तो ऐसा नहीं ना कि आप किसी को गाली देने लगोगे, है ना। ये तो आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पर तो दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा फिर। तो यही उसी को आर्टिकल 13 रोक लगाता है कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है, आपको बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन आप केवल उचित बात ही कह सकते हैं, अनुचित बात दूसरों को नहीं कह सकते। यही आर्टिकल 13 कहता है, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं आर्टिकल 14 और 18, 14 से लेकर 18 तक, जो कि आपका है समानता का अधिकार, ठीक है। यह अधिकार जो है
सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता की स्थापना करता है। यानी लोगों के बीच समानता बनी रहे, उस बारे में ये है जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है वो कहता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, सुनो। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। ठीक है, मान लो कोई दो अपराधी है, एक अमीर है एक गरीब है। ठीक है, अब दोनों में तो मतलब एक उच्च वर्ग का है, एक थोड़ा सा नीचा वर्ग का आर्थिक तौर पर, तो ऐसा नहीं कि दोनों का जो ये है, दोनों का क्राइम तो एक ही है, तो दोनों को सज़ा जो है अलग अलग मिलेगा, नहीं। कानून के समक्ष सभी समान हैं। हालांकि कुछ मामलों में उनके अज्ञानता के कमी के कारण उनको हो सकता है कुछ सज़ा में कमी की जाए, जिसको कहते हैं कानून का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान, उसके कुल, उसके जाति, धर्म, लिंग आदि पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। यदि आप करते हैं तो आपको आर्टिकल 15 के तहत आपको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 क्या है, सरकारी नौकरियों में समान अवसर, यानी सभी को सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेंगे। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है कि कुछ पिछड़े वर्ग को, जैसे SC/ST समुदाय और अभी तो EWS भी आ चुका है, तो उनको कुछ विशेष आरक्षण दिए जाते हैं ताकि वो समाज में इक्वालिटी प्राप्त कर सके। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से अच्छा ही है, क्योंकि जब तक पिछड़े वर्ग समाज में आगे नहीं आएंगे तब तक जो है हमारा देश विकास नहीं करेगा। ठीक है, तो जब तक पिछड़े समाज विकास नहीं करेंगे तो हमारा देश कैसे विकास कर सकता है। तो सभी का एक समान रहना, सभी का विकास करना लाजमी है, तभी हमारा देश विकास करेगा। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता, यानी छुआछूत को ये ख़त्म करता है। यानी आप किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म या जात पात या धर्म के आधार पर आप छुआछूत नहीं कर सकते। ये जो है एक अपराध है, एक दंडनीय अपराध है, इसके तहत आपको सज़ा दी जा सकती है। 18वां है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 जो है क्या है, उपाधियों का अंत, यानी आपको कोई प्रकार की उपाधि नहीं दे सकता है। ठीक है, आपका मान लो कोई आपका पड़ोसी है, वो आपको किसी अन्य नाम से पुकारता है तो एक अन्याय है। ठीक है, नहीं कहते हो कि एक प्रकार से उपनाम किसी को बोल दिए, जैसे आपका नाम कुछ है, मान लो मोहन है आपका नाम, ठीक है, और आपको कोई कुछ और नाम से बुला रहा है, पागल वागल कुछ करके, तो एक्चुअली आप कोई भी आपको कोई उपाधि नहीं दे सकता, आप उस पर भी केस ठोक सकते हैं अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है, और यदि कुछ मामलों में जो है उपाधियाँ स्वीकृत है, जैसे कि सेना की उपाधि में जैसे मेजर हो गया, कर्नल हो गया, जनरल हो गया, इन सब की उपाधि आप ले सकते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा जो भारतीय जो पुरस्कार है, जैसे कि अर्जुना अवार्ड, भारत रत्न, तो ये सारी उपाधियाँ आप ले सकते हैं राष्ट्रपति की अनुमति के दौरान। राष्ट्रपति को आपको अनुमति देना होगा, तभी आप ये उपाधियाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने 14 से 18 तक पढ़ा समानता का अधिकार। अब हम 19 से 22 पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसमें क्या कहता है, यह नागरिकों को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 में कुल 6 स्वतंत्रताएँ हैं। पहला तो आपका वाक एवं अभिव्यक्ति किया जाती है, मैंने पहले डिस्कस किया कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और आपको ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते, आप किसी को गाली वगैरह देने लोगों, ऐसा नहीं, आपको लिमिटेड अमाउंट में बोलने की स्वतंत्रता है और आपको इसमें कोई भी रोक टोक नहीं करेगा। दूसरा आपका शांतिपूर्ण और निशस्त्र सभा की स्वतंत्रता, यानी आप शांतिपूर्ण बिना किसी हथियार के आप लोगों को इकट्ठा करके सभा बुला सकते हैं और सभा कर सकते हैं। तीसरा है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। जो आपका संगठन है, आप चाहे तो बहुत सारे लोगों को मिलाकर एक संगठन बना सकते हो, और वो संगठन किसी अच्छे कार्य के लिए होना चाहिए। अगर वो देश विरोधी कार्य के लिए वो संगठन बनेगा तो जाहिर सी बात है सरकार उसे जो है बैन कर देगी। ठीक है, अनुच्छेद जो 19 है उसका 4 क्या कहता है, 19 का 4 कहता है कि देश में कहीं भी घूमने की आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 19 का 5 कहता है कि भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। अब जाहिर सी बात है, आप कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ पर जाकर कुछ दिनों के लिए आप ठहरेंगे भी, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक नियम है कि आप कहीं भी जाकर निवास वगैरह कर सकते हो, रह सकते हो। अनुच्छेद 19 का 6 कहता है कि कोई भी व्यवसाय रोजगार चुनने की आपको स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि कोई जो है कि सिर्फ दवा का दुकान कोई एक समुदाय ही खोल सकता है, कोई शिक्षक कोई एक समुदाय ही बन सकता है, या कोई अन्य व्यवसाय कोई एक ये समुदाय ही कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को भी कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये स्वतंत्रताएं पूर्ण नहीं है, राज्य यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है इसमें से। ठीक है,
अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के संबंध में संरक्षण। यदि आप कोई अपराध करते तो उसके लिए आपको कुछ संरक्षण दिए जाते हैं, जैसे कि पूर्वव्यापी दंड नहीं, यानी आपको जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं होता है तब तक आपको दंड नहीं दिया जाएगा, आपको कोई प्रकार का सज़ा नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इसका दूसरा जो ये है वो कहता है कि एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं। मान लो आप चोरी करते हैं, ठीक है, और आपको एक बार सज़ा दी जाती है, तो आप ऐसा नहीं कि आप उसको फिर दोबारा सज़ा, उसी अपराध के लिए आप दोबारा सज़ा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यही कहता है आपका दूसरा नियम। तीसरा आपका जो है स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। ठीक है, आपको मान लो आपको पुलिस कहीं पकड़ लेती है, ठीक है, और आपको कबूल करवाती है कि ये अपराध आप ही ने किया, तो आप वहाँ पर आप मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको हो सकता है कि पुलिस 3rd डिग्री यूज़ कर रही हो, आपको मारपीट कर रही हो, तो उस कह सकते हैं कि हाँ ये अपराध मैंने किया, लेकिन आपने जो उस वक्त जो कबूल करा है वो आपका जो न्यायालय होता है, ठीक है, वहाँ पर मान्य नहीं होगा। आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। वहाँ पर अगर पुलिस कहेगी कि इसने अपना अपराध मान लिया है तो वहाँ का न्यायालय जो है वो नहीं मानेगा। ठीक है, तो आप अपने खिलाफ जो सब ये है साक्ष्य देने के लिए आप बाध्य बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पुलिस को खुद सबूत जुटाना होगा आपको सज़ा दिलाने के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या कर इसमें गरिमा, जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा, निजता आदि को शामिल किया है। ठीक है, 21 का ए है जो आपका शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। ये भी एक आपका संविधान का अधिकार है। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आपको प्राथमिक शिक्षा देना निःशुल्क अनिवार्य है। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। पहला है कि आपका इसमें 3 प्रकार के आपको ये दिए जाते हैं। पहला तो आपका जब गिरफ्तार होंगे तो पुलिस को आपको वारंट देना होगा। क्या देना होगा? वारंट। यानी वारंट क्या होता है? एक प्रकार का कारण कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ये पुलिस को आपको पूछना, आप पूछ सकते हो कि आपको किस गुनाह पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको जो है मजिस्ट्रेट के पास आपको ले जाना होगा। पुलिस को मजिस्ट्रेट के पास अपराधी को ले जाना होगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर। और अपराधी को अपना खुद का जो वकील है वो रखने का पूर्णतः अधिकार है। ठीक है, इसके अंतर्गत अपराधियों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है, यह अधिकार लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है। जो आपका अनुच्छेद 22 है उसको लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं। ठीक है, अब हमारा तीसरा जो मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। यानी 2 अनुच्छेद इसमें शामिल है। पहला तो मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम का निषेध, यानी आप किसी भी प्रकार का मानव तस्करी नहीं कर सकते। ठीक है, अब बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं किसी से, और जबरन श्रम यानी ज़बरदस्ती आप किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, और बिना पैसों की भी आप किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। और यहाँ पर मानव तस्करी भी नहीं है, यानी जो वेश्यावृत्ति की जो प्रवृत्ति है वो आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत में वेश्यावृत्ति जो है वो बंद है, क्योंकि वो बैन है पूर्णतः, क्योंकि वहाँ भारत में जो है भारत के कानून के अनुसार मानव जो तस्करी है वो बिल्कुल एक प्रकार का अपराध माना जाता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम लगाना प्रतिबंधित है। यानी ऐसा नहीं कि आप 14 वर्ष के बच्चों को आप बड़े बड़े फैक्ट्रियों में आप उनको काम लगवा दें, तो ये एक अपराध है, बिल्कुल अपराध है। आप ऐसा नहीं कि आप उसको फटाके वाले फैक्ट्री में और कोई अन्य हानिकारक फैक्ट्रीज में आप उसको काम लगवा दे, तो हो सकता है कि उसके कारण आपको फैक्ट्री भी सील कर दिया जाए। यह अधिकार समाज में कमज़ोर वर्गों की रक्षा करता है। ठीक है, अगला आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो एक्चुअली ये अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पहला आपका अनुच्छेद 25 ये कहता है कि धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी आपको इसके तहत जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी आप किसी भी प्रकार का भारत में कोई भी धर्म अपना सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कोई भी प्रकार का जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको हाँ कोई विशेष धर्म ही अपनाना है, अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है, इसी के तहत जो मुसलमान हैं वो दाढ़ी वगैरह रख सकते हैं, जो महिलाएं हैं वो बुर्का वगैरह पहन सकती हैं, जो सिख हैं वो अपना कृपान एक प्रकार का तलवार होता है वो रख सकते हैं, और जो हिंदू है वो मतलब चोटी वगैरह रखते हैं ना बहुत सारे पंडित जी वगैरह, तो वो रख सकते हैं। इसी अनुच्छेद के तहत उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और वो अपना धर्म को पालन करने में वो बाधित नहीं किए जाएंगे। धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन, यानी जो है धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन, इसके अंतर्गत जो है कि आप सामूहिक तौर पर अपने धर्म को ला सकते हो। ठीक है, अपने धर्म को पालन कर सकते हो। जैसे कि कई सारे मान लो कि आप नवरात्रि वगैरह में जो पंडाल तो आप अपने घर में नहीं लगाएंगे भाई,
वो तो आपका बीच चौराहे या सड़क वगैरह के किनारे ही लगेगा। तो वो एक सामूहिक, अपने धर्म का सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार जो जब ईद वगैरह का समय होता है तो क्या होता है कि मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ने का जगह है वो पूरी तरह से भर जाता है। तो कई मामलों में उस वक्त जो है सड़क पर भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी कोई प्रकार का गुनाह नहीं, ये एक क्या है, सामूहिक सामाजिक धार्मिक स्वतंत्रता का ही अधिकार है, जो अनुच्छेद 26 के तहत आपको दिया गया है। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी धर्म विशेष के प्रचार हेतु कर नहीं दिया जाएगा, यानी आप जो दान पेटी वगैरह में धन देते हैं उस पर कोई प्रकार का टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, या कोई धार्मिक कार्य के लिए आपका कोई चंदा वगैरह इकट्ठा होता है तो उसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध, यानी कोई भी ऐसा संस्थान है जो कि सरकारी फंड द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है, सरकार के पैसों द्वारा चलाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर धार्मिक शिक्षा देने लगो। अब आप बहुत कोई सोचते होंगे कि मदरसे में धार्मिक शिक्षा नहीं होती है। मदरसे में उर्दू भाषा की शिक्षा होती है। उर्दू एक भाषा है, ना कि कोई धर्म है, ठीक है। उसी प्रकार जो संस्कृत है एक भाषा है, ना कि कोई धर्म है, ठीक है। तो आप भाषा की शिक्षा दे सकते हो सरकारी संस्थानों में, लेकिन धर्म की शिक्षा आप सरकारी संस्थानों में नहीं दे सकते हो। आपको शिक्षा देना है तो आप अपने प्राइवेट तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है, आप अपने पैसे उसमें लगा सकते हो। आपका 5वां जो मौलिक अधिकार है वो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 29 और 30 के तहत आता है। अनुच्छेद 29 में भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा है, ठीक है। अनुच्छेद 29 के तहत आपको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का हक है। और अनुच्छेद 29 में भाषा लिपि है। और अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित व संचालित करने का अधिकार है, ठीक है। यानी मान लो कि जो अल्पसंख्यक जनरली धर्म के मामले में होता है, जैसे कि भारत में अल्पसंख्यक जो है पारसी हैं, बौद्ध धर्म वाले हैं, जैन धर्म के हैं, सिख धर्म के, ये सारे अल्पसंख्यक हैं। तो ये अगर चाहें तो अगर इनको बहुसंख्यक वाले कुछ संस्थानों में जाने में दिक्कत हो रही है तो ये अपना खुद का संस्थान खोल सकते हैं। आपने देखा होगा कई सारे ईसाई स्कूल्स हैं, तो वो उनका खुद का आपका संस्थान है, क्योंकि वो एक प्रकार के अल्पसंख्यक है, तो अपना खुद का संस्थान खोल सकते हैं। और सरकार भी उनमें उनकी मदद करेगा, आर्थिक रूप से उनकी मदद की जाएगी। अगला आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, ठीक है। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वहाँ सीधा पर आपका नागरिक जा सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। जो आपका आर्टिकल 32 है उसको बाबा साहब ने संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है यदि आप मौलिक अधिकारों का पालन नहीं करवाते। तो वो है पहला आपका हेवियस कॉर्पस, दूसरा है मंडामस, तीसरा है प्रोहिबिशन, और चौथा है साटियोरारी, और 5वां है आखिरी को वारंटो। ये 5 प्रकार के रीट जो है वो सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय जारी कर सकता है। अगला आपका मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या है। ये एक्चुअली न्यायालय द्वारा संरक्षित है। कुछ अधिकार केवल नागरिकों को, कुछ सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। आपातकाल के समय अधिकार स्थगित हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद जो 20 और 21 है वो किसी भी मामले में आपका स्थगित नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको कोई स्थगित नहीं कर सकता है। आर्टिकल 20 है और 21 है, चाहे वो देश में इमरजेंसी ही क्यों ना लगे, जो आर्टिकल 20 और 21 है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ये लोकतंत्र की आधारशिला है। जो मौलिक अधिकार है लोकतंत्र की आधारशिला है, और इसी अधिकारों के तहत पूरे देशवासियों को आपको अधिकार दिए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है यही अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को जानना चाहिए। भारत के जितने भी व्यक्ति हैं उनको जानना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो दोस्त? तो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं निष्कर्ष की ओर, ठीक है। निष्कर्ष क्या कहता है? हमारा निष्कर्ष जो है इसी प्रकार जैसे इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में भी इसी प्रकार लिखना है। शुरुआत में आपने लिखा था प्रस्तावना और अंत में आपको लिखना है निष्कर्ष। हर एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से लिखना है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है। डेफिनेटली आत्मा है भाई। यह नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करते हैं तथा राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर इनकी व्यापक व्याख्या कर इन्हें प्रभावी बनाया है और कुछ इसमें चेंजेस भी किए हैं। अतः मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि जितने भी लोग भारत में निवास करते हैं अगर उनको मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है तो वो एक लोकतांत्रिक देश नहीं हुआ, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में जो है मौलिक अधिकार
हर एक को दिया जाता है, हर एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार जो है वो मिलता है, जिस कारण ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भारत देश का ही है। इसलिए जो है आपका मौलिक अधिकार एक बहुत ही विशेष अधिकार है जो कि भारतीय संविधान में उपस्थित है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आया होगा। और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इसको एग्ज़ाम के लिए आपको याद रखना है, नहीं, आपको मैंने जैसा कहा कि इसको सभी भारतीयों को जानना चाहिए और इसको आप हमेशा के लिए आप अपने जहन में रख सकते हैं कि हमारे ये मूल अधिकार हैं और यदि उसका उल्लंघन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।